साथ ही साथ 1 एकड़ भूमि तक जो लघु उद्योग है उनका लैंड कन्वर्जन के अंदर भी एक बड़ी छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और रैंप जैसी योजनाएं लघु उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। मिस्टर ऑगस्टो यहां पर विराजमान है। रैंप है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसके लिए केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर 6,000 करोड़ का फंड रखा है, जिसमें से 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आया है और 3,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आया है। हमने इसी वर्ष, ताकि राइजिंग राजस्थान और तेजी से आगे बढ़े, हमने कुछ नीतियां लॉन्च करी। एमएसएमई 2024 पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन 2024, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन 24 और टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024। ये हमने एक स्पष्टता लाने के लिए करी है, ताकि जो उद्योग करना चाहते हैं सरकार की तरफ से उनको क्या मदद मिल रही है, क्या सब्सिडी मिल रही है, किस किस क्षेत्र के अंदर हम अपनी टेक्नोलॉजी या अलग अलग माध्यम से आपको समर्थन देने को तैयार हैं, ये सभी इन पॉलिसीज के अंदर विस्तृत रूप से लिखी हुई है। दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी को जोड़कर इंडस्ट्रीज अपनी एफिशिएंसी ला रही हैं अपने काम के अंदर। इंडस्ट्री 4.0 और इंडस्ट्री 5.0 की बहुत बड़े रूप से चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम इंडस्ट्री 4.0 को के अंदर दुनिया को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम स्वागत करते हैं टेक्नोलॉजी का और मेरा आग्रह आपसे है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपके काम के अंदर जो डेटा आता है उस डेटा से निर्णय हो, ऑटोमेशन हो, रोबोटिक्स हो, ये अलग अलग लेवल पर, ये बड़ी बातें नहीं है, ये अलग अलग लेवल पर संभव है। आपका वर्कफोर्स ज्यादा एफिशिएंट बने, आपका रॉ मटेरियल सही समय पर आए, आपकी मशीनें वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट ज्यादा ना करें। इस तरह से आपका मार्केट में क्या डिमांड है वो डिमांड आपके पास सही समय पर आए। ये सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आप सब कर ही रहे हैं। आप सबके पास स्मार्टफोन है और इन स्मार्टफोन के अंदर एक नहीं बल्कि 5 और 6 बड़ी बड़ी अलग टेक्नोलॉजी एक जगह आई है, तब आपका फोन स्मार्ट बना है। अब हमें भी स्मार्ट बनना है और हमें अपना स्मार्ट प्रोडक्शन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तब कर सकते हैं जब अलग अलग टेक्नोलॉजीज को हम एक जगह कन्वर्ट करें एफिशिएंसी लाने के लिए। तो इस एफिशिएंसी लाने के लिए भी, यानी टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के लिए भी, हमने राजस्थान सरकार ने आप सबके लिए एक अलग फंड रखा है ताकि हम आपकी मदद कर सकें टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के लिए। छोटे व्यवसाय को ऋण मिलेगा आसानी से। जो नए व्यवसाय शुरू हो रहे हैं उनके लिए एक अलग से हमने फंड तैयार करा है। जो व्यवसाय एक्सपेंड करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने अलग से एक समर्थन वैल्यू रखी हुई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले की कोई ना कोई खूबी है, कहानी है, उसको मार्केट मिले, उसको बिजली और सभी जो साधन होते हैं आगे बढ़ने के लिए उनकी सहूलियत मिले। उसी तरह टेक एक्विजिशन जिसकी मैंने बात करी, कौशल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्किलिंग करें और स्किलिंग करके अपने वर्कफोर्स को और ज्यादा उपयोगी बनाएं। इन सब के लिए समर्थन इस एमएसएमई पॉलिसी के अंदर रखा गया है। ये 3 दिवस का जो राइजिंग राजस्थान हुआ है, इसके अंदर अलग अलग पैनल डिस्कशंस भी हो रहे हैं। आप सब विशेषज्ञ हैं, आप यहां बैठ के चर्चा करेंगे तो सरकार नोट करती है, नए आइडियाज आते हैं। हमारी जिम्मेदारी एग्जीक्यूशन की है और एक पारदर्शी सरकार, एक संकल्पित सरकार के नाते, एक डबल इंजन की ताकत के नाते हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए। राजस्थान सरकार आपके मार्गदर्शन पर जो आपको समस्या आ रही है उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी जो यहां चर्चा होगी उसके अंदर श्रद्धा शर्मा जी उसको मॉडरेट करेंगी, राजेश बंसल जी, वरुण चौधरी जी, रजनीश कुमार जी, अश्विन रघुरामन जी, चंद्रकांत सालुंके जी, ये सब इस चर्चा के अंदर
भागीदार बनेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, राजस्थान की खूबियां बताई कि जो मुसीबतों से टकराते हैं वो राजस्थानी कहलाते हैं, उनका ये भाव था। और मैं उसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि ये राजस्थान भी है, ये हमारा कर्म स्थान भी है। हमें पास्ट की ग्लोरी पर भी खुमार है और अपने फ्यूचर की स्टोरी के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोकल भी हैं, हम ग्लोबल भी हैं और अब हम दूसरे प्रदेशों के लिए मॉडल भी बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब विकसित भारत 2047 के लिए तैयार रहिए और विकसित भारत 2047 के साथ साथ विकसित राजस्थान 2047 भी हम बनाएं। उसके लिए आप सबको पहले से ही धन्यवाद, आभार। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, इन 3 दिनों के की टेक अवेज को यहाँ पर हाईलाइट कर पूरा समा बांधने का, और साथ साथ आज के इस कॉन्क्लेव का क्या महत्व है और हमारे एमएसएमईज को फ्यूचर रेडी बनाने की तरफ जो सरकार अनेक इनिशिएटिव्स लेती आई है, नीतियां हैं जो सरकार की, वो यहाँ पर हमारे समक्ष रखने का और एक कॉन्टेक्स्ट इस पूरे कॉन्क्लेव का बिल्ड करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, हमारे साथ हमारी उप मुख्यमंत्री जी हैं सुश्री दिया कुमारी जी, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा जारी रखें, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा, हमारा एक पैनल डिस्कशन है। इससे पहले हमारे एमएसएमई सेक्टर, राजस्थान के एमएसएमई सेक्टर पर एक नज़र डालते हैं और एक फिल्म के माध्यम से इसके परिदृश्य को समझते हुए, इसके औद्योगिक क्षमता को समझते हुए उसका दोहन करते हैं। इस फिल्म के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र पारंपरिक कारीगरी और स्थानीय जानकारी से लेकर आधुनिक तकनीक तक हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। देवी सज्जनों, ये फिल्म हमारे सभी एमएसएमई उद्यमियों की मेहनत, उनके सपनों और उनके योगदान को समर्पित है। आइए देखते हैं ये फिल्म। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमईज के बिना आज आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एमएसएमई इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का इंजन है। राजस्थान में एमएसएमईज आज नई सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। छोटे स्तर से शुरुआत करके अपने उद्यम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रदेश में कई उदाहरण हैं। वर्ष 1978 में जोधपुर में इस्कॉन सर्जिकल्स कंपनी के रूप में एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत हुई। यह कंपनी डिस्पोजेबल नीडल्स, सर्जरी में काम आने वाली नीडल्स और सिरिंज का उत्पादन करती है। आज इस अत्याधुनिक फैक्ट्री में 400 तरह की नीडल्स बन रही हैं, जो दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में निर्यात की जाती हैं। कोविड के दौरान देश के 1/3 लोगों का वैक्सीनेशन यहां बनी ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज से हुआ। इसी तरह 1988 में जयपुर में मात्र 4 लाख रुपए की लागत से मनु यंत्रालय की शुरुआत हुई। छोटे स्तर पर शुरू की गई इस कंपनी की आज 4 यूनिट्स हैं और यह दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में ऑटो व इंजीनियरिंग पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। यहां बने प्रोडक्ट्स देश दुनिया की कई प्रतिष्ठित कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। एक और उदाहरण है 2021 में भिवाड़ी में शुरू की गई डायमंड ब्लू शिपिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। शिपिंग कंटेनर बनाने वाली यह कंपनी आज 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है और कई बड़ी कंपनियां इनके कंटेनर्स की खरीदार हैं। सदियों पहले सांगानेर में शुरू हुआ ब्लॉक प्रिंटिंग का काम
पिछले कुछ दशकों में अपनी उत्कृष्टता और खूबसूरती से दुनिया भर में पहचान बना चुका है। ये उद्यम उदाहरण है कि किस तरह कड़ी मेहनत, बुलंद इरादों और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से वैश्विक स्तर पर पहुंचा जा सकता है। प्रदेश में एमएसएमई यूनिट्स लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। 22 लाख से अधिक रजिस्टर्ड एमएसएमईज के साथ राजस्थान में देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई इकोसिस्टम है, जिसका प्रदेश की जीडीपी में लगभग 25% योगदान है। एमएसएमई उद्योग वैश्वीकरण के इस दौर में अनेक बदलावों का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया में आज कार्बन फुटप्रिंट को घटाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बदलाव को अपनाने के लिए औद्योगिक व वैश्विक व्यापार मानकों की पालना एमएसएमईज के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और वैश्वीकरण व उदारीकरण के कारण एमएसएमईज के सामने औद्योगिक वैल्यू चेन में टिके रहकर अपने व्यापार को बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार एमएसएमईज को बेहतर इकोसिस्टम देने के लिए नए सिरे से वैश्विक सोच के साथ काम कर रही है। एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान बजट में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनमें नए औद्योगिक क्षेत्र, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क, सिरेमिक पार्क, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, स्टोन मंडियां व स्टोन क्लस्टर्स आदि की स्थापना शामिल है। बालोतरा में बन रही रिफाइनरी भी एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रही है। यहां राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे राजस्थान पेट्रो जोन में एमएसएमई उद्यमी अपनी यूनिट्स स्थापित कर सकेंगे। छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में शिल्पकारों और बुनकरों का रजिस्ट्रेशन कर इन्हें कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान में एमएसएमई अधिनियम के तहत एमएसएमईज को 5 साल तक विभिन्न अनुमतियों व निरीक्षणों से छूट है। वैश्वीकरण के दौर में एमएसएमई से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने बेहतरीन पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करते हुए नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ओडीओपी पॉलिसी, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, एमएसएमई पॉलिसी, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी और मिनरल पॉलिसी बनाई है। इन पॉलिसीज में जहां इकाई विशेष के प्रोत्साहन के लिए टारगेटेड इंसेंटिव्स के प्रावधान है, वहीं सभी इकाइयों को समान रूप से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हॉरिजॉन्टल इंसेंटिव्स भी शामिल हैं। राज्य सरकार की नई एमएसएमई पॉलिसी में नए उद्यम स्थापित करने और मौजूदा उद्यम के विस्तार के लिए 10% तक ब्याज सब्सिडी और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स की लागत में 50% रीइंबर्समेंट जैसे कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2024 में भी एमएसएमईज के लिए अनेक इंसेंटिव्स का प्रावधान है। इनमें स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज, ब्याज अनुदान, स्टेट जीएसटी का पुनर्भरण शामिल है। इसके अलावा एग्री व प्लास्टिक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरर एमएसएमईज के लिए कैपिटल सब्सिडी का भी प्रावधान है। राजस्थान सरकार के इन कदमों से प्रदेश के एमएसएमई मजबूत हो रहे हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आइए सरकार के साथ मिलकर अपने व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाएं और
राइजिंग राजस्थान को साकार करें। तो देवी सज्जनों, ये है हमारी एमएसएमईज जिनके पास हुनर है, कला है, परिश्रम है, मेहनत है। थोड़ी सी हैंड होल्डिंग चाहिए, स्किल्स, नॉलेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, जिससे इन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सके और इन्हें इंडस्ट्री 4.0 का हिस्सा बना सके। इसी की तरफ चर्चा हम अब करेंगे, जिसमें हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे कि किस तरह से कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस युग में एमएसएमईज के लिए सफलता का मार्ग हम कैसे प्रशस्त करें। इसमें हम अडॉप्टिंग इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, फाइनेंसिंग मॉडल्स और एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट को, श्री राजेश बंसल जी, सीईओ ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। Inviting Shri Rajneesh Kumar ji, the Chief Corporate Affairs Officer of Flipkart Group. Dr. Varun Chaudhary, the Managing Director, CJ Corp Group. Mr. Ashwin Raghuraman, the co-founder and partner at the Bharat Innovation Fund. Or Mr. Chandrakant Salunke, founder and president of the SME Chamber of India. And now inviting the session moderator, Ms. Shraddha Sharma, the founder and the chief editor of Your Story. Ladies and gentlemen, this is India's foremost digital media platform, which is dedicated to championing the narrative of entrepreneurs and innovators. Your Story has been a cornerstone of the startup ecosystem, featuring over 100,000 stories that inspire and inform millions globally. Shraddha has been named one of the top 50 most influential women in media by Impact, and also awarded with the NASSCOM Ecosystem Evangelist Award for her efforts in building an inclusive startup community. And she moderates the session for us. So over to Shraddha. Thank you so much. सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जोरदार तालियां बजाएं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इतने एक्सपर्ट्स इंडिया से यहाँ पे जयपुर में एक्सपर्ट्स को बुलाया है, और हम सब मिल के इनसे सीखेंगे कि हम अपना बिजनेस, अपना धंधा कैसे बड़ा करें और कैसे और पैसे कमाएं। सो विद दैट मैं शुरू करूंगी रजनीश आपसे। आप फ्लिपकार्ट के सीईओ, सीनियर वीपी हैं और फ्लिपकार्ट इंडिया का बहुत सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सबके लिए बोलिए कि आज अगर टेक्नोलॉजी से अपने बिजनेस, अपने ब्रांड को बड़ा करना है तो कैसे करें। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स का और राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक वर्ल्ड क्लास कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करी। बहुत ही अच्छा, एकदम इंटरनेशनल लेवल का अरेंजमेंट है, धन्यवाद। आई थिंक आपके सवाल पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ श्रद्धा ये है कि सबसे पहले ये स्टेट की इनेबलिंग पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया अभी, एमएसएमई पॉलिसी, कैसे उनको अच्छे ढंग से फाइनेंस मिले, वो सारी जो फाउंडेशनल चीज़ें होती हैं वो सरकार ने प्रोवाइड कर दी हैं। उसके ऊपर कोई भी जो छोटा मैन्युफैक्चरर है, एमएसएमई है, लघु उद्योग है या आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट को अल्टीमेटली कंज्यूमर तक लेके जाना पड़ता है, राइट। तो कंज्यूमर को क्या चाहिए ये पता होना चाहिए, और फिर ये अगर और आसान कर दे कि वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट कितनी फास्ट और कितने अच्छे तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुंचेगी जो हमारे लघु उद्योग है उनकी प्रगति उतनी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे जैसे हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट का, हमारी टीम टेक्नोलॉजी टीम है, वो ये इंश्योर करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग यूज़ करके, सप्लाई चेन बिल्ड करके आपकी वो सारी समस्याएं सॉल्व कर देती है। हालांकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि पूरे डिटेल में बताएं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ संक्षिप्त में कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे ध्यान दें, बाकी सारी चीज़ें सरकार और फ्लिपकार्ट की जैसे ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वो सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचे, और आपको उस जो डिजिटल, जैसे हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का अभियान चलाया है, उसमें सही तरीके से शामिल होके
अपनी प्रगति करें, राज्य की प्रगति करें और देश की प्रगति करें, तभी हम विकसित भारत में 2047 में पहुंचेंगे और हमारा पूरी तरह से उसमें योगदान रहेगा। हमारी ये कमिटमेंट है राज्य सरकार को कि हम लोग आप अच्छी प्रोडक्ट बनाएं, हम ये इंश्योर करेंगे कि वो पूरे इंडिया में जाए और हमारे जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं उनसे मिलके अगर प्रोडक्ट अच्छी है, उसका स्केल अच्छा है तो एक्सपोर्ट भी होगी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और मेरी यही आशा है कि सभी आप लोग उसका फायदा उठाएंगे और राज्य को विकसित करने में अपना योगदान देंगे। तो रजनीश, एक बहुत जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन कि यहाँ पे जो आए हैं एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, अगर वो फ्लिपकार्ट से जुड़ना चाहें तो कैसे, जल्दी से बता दीजिए कैसे जुड़ सकते हैं? तो फ्लिपकार्ट से सिर्फ 10 मिनट में जुड़ सकते हैं आप। जो सेलर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है हमारा 10 मिनट है। मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ अब ये होगी कि हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलके एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे सेपरेटली और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी एमएसएमईज हमारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं उनको पूरा प्रोसेस बताएं और ये जो प्रोसेस जब उनको समझ में आएगा 10 मिनट में अगर आप सप्लाई चेन में का इस्तेमाल कर कर पूरे कंट्री में पहुंच सकते हैं तो समझिए कि मतलब कितना आसान होगा। यस, थैंक यू सो मच रजनीश, एंड आई होप कि बहुत सारे लोग यहाँ से फ्लिपकार्ट से जुड़ेंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इंडिया में। मैं एक चीज छोटी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 4 लाख उद्योगी हैं जो एमएसएमई सब सेलर्स हैं, वो आज राजस्थान से फ्लिपकार्ट पे जुड़े हुए हैं। करीब 2 लाख नई नई नौकरियां यहाँ पे क्रिएट हुई हैं और हमारी यही आशा है कि इसको हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति दें और एमएसएमई भी बढ़े, नई जॉब भी बढ़े और टेक्नोलॉजी का भी फायदा हो। Thank you. Big round of applause for Rajneesh Kumar from Flipkart. Thank you so much, Rajneesh, for coming to Jaipur and talking to the entrepreneurs. Mr. Salunke, आप तो 15 लाख एसएमईज के साथ काम करते हैं, आप बोलिए आज राजस्थान के एमएसएमईज को आप क्या कहना चाहेंगे अगर उनको ग्रो करना है? और धन्यवाद। प्रथम मैं स्टेट गवर्नमेंट का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तीसरे दिन एमएसएमई के ऊपर जो कॉन्क्लेव रखा है, इसका मतलब एमएसएमई राइजिंग है तो राजस्थान राइजिंग है, राजस्थान राइजिंग है तो भारत देश राइजिंग है। तो पहले तो हम गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जिस तरह से मंत्री महोदय जी ने उन्होंने एक विजन बताया, उस विजन के माध्यम से एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया is also working on a different business growth, particularly for the SME sector. जो SME सेक्टर आगे बढ़ना चाहते, ग्रोथ करना चाहते और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते, उन्हें हम बहुत सपोर्ट करते हैं। आज की डेट में ग्रोथ करने वाले एसएमईज को डबल ग्रोथ कैसे किया जाए, जैसे डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वैसे डबल ग्रोथ हम कैसे दिया जाए, उसके माध्यम से हम एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया माध्यम से किया है। आपको सभी को पता होगा एसएमई स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, एसएसआई टू एमएसएमई करना और सबसे महत्वपूर्ण एमएसएमई सेक्टर की जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, उसको इम्प्रूव करना, ये मेहनत हमने की है। इसका मतलब यह है कि आज की डेट में देश की जनता एमएसएमई की तरफ देखती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का करने का काम हमारे एमएसएमई करते हैं। मैं इस प्रोग्राम में आया हूं तो मैं एक्शन प्लान लेकर आया हूं। जैसे आपने पूछा कि आपका क्या, मैं एक्शन प्लान लेकर आया। पहला तो हमने राजस्थान बिजनेस फोरम सेटअप किया है, जिसके माध्यम से लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको पहले हम कनेक्ट करेंगे, उनको हम नेशनल लेवल पे कनेक्ट करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट करेंगे। जो उद्यमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जिनका वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देंगे। जो कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहती है, उससे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए फॉरेन के जो कंपनीज है, इंटरप्राइज, उनसे जोड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे एमएसएमई अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हें प्रदेश के हर मार्केट में एंट्री देने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो मेरा ये एक्शन प्लान रहेगा राजस्थान के लिए अगले 12 महीने का। और अगले साल माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे यहाँ पर, और मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि पहले दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव किया जाए, क्योंकि आज एमएसएमई है तो राजस्थान है, और राजस्थान है तो भारत देश है। विकसित को भारत देश को करना है तो हमें विकसित एमएसएमई पहले करने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट ने जो प्लान किए, जो पॉलिसीज है, ये पॉलिसी कितने लेवल तक हमारे एमएसएमई लेते हैं, फायदा लेते हैं, इसका हर महीना रिव्यू होना जरूरी है।
जो एमएसएमई एनपीए होते हैं जो बंद पड़ते हैं उनको कैसे रिवाइव करना चाहिए, रिहैबिलिट कैसे करना चाहिए, रिस्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए, इस पे हमें ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण है स्टार्टअप्स। आप ताज्जुब करेंगे जितने स्टार्टअप बनते हैं एमएसएमई में बनते हैं। उस एमएसएमई में स्टार्टअप आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आते हैं, उन्हें हमें हैंड होल्डिंग देना है, तो मुझे लगता है बहुत ग्रोथ हो सकती है। और मैं शुक्रिया करूंगा हमारे एमएसएमई सेक्टर का कि जो देश के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट और एक्सपोर्ट प्रमोशन में करे। तो आप भी खुद तो आपने एक तालियां बजाई, आपका जो जोश है, ये जोश हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत एक उम्मीद देता है कि भारत देश को आगे बढ़ाना। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर सालुंके। हम अगले साल आपसे पूछेंगे कि कितने एमएसएमईज को आपने जोड़ा यहाँ पे। जरूर जरूर। थैंक यू, थैंक यू। आप स्टोरी बनाएंगे तो हम देंगे ना आपको ना। थैंक यू। राजेश, आप आरबीआई इनोवेशन फंड से हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एमएसएमईज कैसे आरबीआई इनोवेशन फंड से जुड़ सकते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे आज? तो जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि 31 लाख इकाइयां हैं यहाँ पर, उसमें काफी सारी इकाइयां, जितना मुझे अंदेशा है अराउंड 75% शायद नॉन जीएसटी हैं। तो मैं दो पोर्शन में बात करना चाहूंगा। पहले जो जीएसटी हैं उनका डेटा जीएसटीएन नेटवर्क के पास है, तो जो आपको ऋण लेने में तकलीफ है उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक और इनोवेशन हब ने एक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस का स्टार्ट किया है। इसका गवर्नर दास सी, जिनका कल आखिरी दिन था गवर्नर का, उन्होंने उस दिन कहा कि देश में आपने जैम सुना होगा, तो जैम यूपीआई और यूएलआई देश का नया ट्रिनिटी है, तो वो जीएसटी के लिए हो गया। नॉन जीएसटी इकाइयों के लिए हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उनका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई महिला चूरू डिस्ट्रिक्ट में डेयरी में उनकी जो कोऑपरेटिव डेयरी है सरस में कई साल से दूध डाल रही होंगी रेगुलरली, लेकिन उस डेटा का एक्सेस नहीं है किसी भी लेंडर के पास। तो हमने अमूल के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया है, यहाँ पर भीलवाड़ा डेयरी के साथ हम बात कर रहे हैं कैसे उस डेटा को अनलॉक किया जाए ताकि ऋण आसानी से मिल सके। इसी तरह यहाँ पर 316 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई की, कैसे उस डेटा का इस्तेमाल कर यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के थ्रू हम ऋण आसानी से दिलवा सकते हैं बैंकों के थ्रू। आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही यंग स्टेट है राजस्थान, राइजिंग स्टेट है राजस्थान। फिनटेक, जिसमें श्रद्धा जी ने पूछा, हम फिनटेक एक्सेलरेशन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने रिसेंटली आईआईटी जोधपुर के साथ टाई अप करके स्टूडेंट्स के साथ हैकेथॉन किया है, वो कैसे फिनटेक स्टार्ट कर सकते हैं और राजस्थान की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राजेश एंड थैंक यू। आप बैंगलोर से आए हैं आज यहाँ पे जयपुर में टू शेयर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन विथ ऑल दी बिजनेसेस हियर। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। वरुण, यू आर द यूथ आइकन, यंग एंटरप्रेन्योर। आप एमडी हैं सीजी कॉर्प ग्लोबल के और आप यहाँ से राजस्थान से आपके पूर्वज आते हैं और आज आप 50 देशों में हैं आपका ब्रांड। तो आप थोड़ी जल्दी से बताइए कि सपना देखकर मेहनत से एक राजस्थानी can go anywhere across the world. Tell us about that and tell us about the super brand that you have, YY. गुड मॉर्निंग सबको, मेरा राम राम। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, डिग्निटरीज, जैसे राजस्थानी में कहते हैं घणो चोखो, दैट्स द काइंड ऑफ शो यू ऑल हैव पुट अप, सो एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू बी हियर। ऑल्सो इक्वली प्लीज दैट माय फादर इज ऑल्सो हियर, जिनकी उंगली पकड़ के उन्होंने हमें विश्व रूप में एक बड़ा सपना देखना सिखाया। Coming to Shraddha, your question, 140 years back, my great-grandfather moved to Nepal. Back in the days, one can imagine how he must have actually moved. At the age of 18, when my father was looking at
going to Bombay to do a CA. My grandfather had a heart attack, and majburiya say my father had to join the business at such an early age, leaving beside all his aspirations. Today, we are in over 50 countries. We are in over 12 different business verticals, ranging from foods to banking, hospitality, real estate, telecom, EV, and so on and so forth. It's been a very, very interesting journey for us, given the fact that we've got such a visionary father. So he's actually shown us the path how to grow big, and especially coming back to Rajasthan, we have our mega food park here. Within the food park, we also have our famous YY brand of noodles, which we produce in Rajasthan as well. We have a real estate venture here, and now we are looking at getting into hospitality in terms of restoring heritage buildings into museum and hotels. So it's been a very interesting journey. अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी और बड़ा और ऊंची उड़ान पकड़ना है हमें. Ashwin, you're the founder and partner at Bharat Innovation Fund. आप investor हैं. First of all, thank you for coming to Jaipur, to Rajasthan, for Rising Rajasthan. Tell all of us and all the entrepreneurs that about Bharat Innovation Fund, और दूसरा कि technology को हम कैसे use कर सकते हैं to grow our businesses. Thank you. First of all, it's amazing to be here. Such a big conclave, global quality. Congratulations to all of you for having pulled this off. We at Bharat Innovation Fund, when we set up the fund, we realized that there's a lot of investors who are investing in startups and MSCs who are making in India, for Indian customers, for Indian MSMEs. But the talent that is there in India is so high, especially in new age areas like artificial intelligence. The minister spoke about IoT, new material innovations, and we wanted to invest and support in such entrepreneurs who are not going in with all this talent, joining Microsoft and Google's and becoming CEOs, but building from India for the global markets and for the world. And so Bharat Innovation Fund looks to invest in startups and MSMEs who are creating solutions that will actually be taken globally, address global customers. And I think we have a classic example of Varunji here, who has started building from India, gone to other parts of the world and touched many, many countries and many, many markets. So we felt there is a gap. There's a lot of talent in India, a lot of startup founders, but they need support from funds that will be able to take them globally. I think the second part of your question, I just want to say that even MSCs that are here building in India for Indian markets, we have seen with our startups that are working with large global enterprises that everybody is early in adopting things like artificial intelligence or IoT. Nobody has actually covered it and gone very far ahead. So for MSMEs here, it is easy to go one step further and quickly adopt these technologies. You will not fail if you don't adopt, but if you adopt these technologies early, you will get an edge over your competition, and then you can start building well for Indian markets the way, let's say, a Flipkart has with a lot of technology, but also start taking and thinking about how you can go to global markets and compete there. Thank you, Ashwin. मैं जल्दी से सारे एक्सपर्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगी, मगर उससे पहले सारे यहाँ पे जो भी अटेंडीज हैं, एमएसएमईज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो भी है राजस्थान से, मैंने कल एक बात कहा था वो आज फिर से कहूंगी कि हम जो होते हैं ना इंडियंस, और हम हमेशा सोचते हैं हमारे में कमी क्या है और हम कैसे दूसरा हमसे कैसे बेटर है, मगर मैं ये कहूंगी कि आज सब अपने बारे में सोचें कि दूसरों की जय से पहले
खुद को जय करें और राजस्थान को जय करें और अपने आप को जय करें कि आज एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं कि आपसे मिलने, बिकॉज यू are the pride of Rajasthan. So give a big round of applause to all the MSMEs that आप इतना शानदार काम कर रहे हैं कि हम सब यहाँ पे आए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। और एक मैं जल्दी से बिफोर एंडिंग दिस, आप कोई भी ले सकते हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को देख रही हूँ, शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, लीडर इन द स्टेट। औरतों के लिए MSMEs में हम क्या कर सकते हैं बेहतर, कैसे वी कैन सी मोर women in MSMEs very quickly? I'll just say one small thing. जो लखपति योजना है, लखपति दीदी योजना, वो राजस्थान की जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो भी डिजिटल मार्केट एक्सेस करके लखपति क्या करोड़पति दीदी महिला बन सकती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और जो पॉलिसी है वो इस चीज को इनेबल करती है, महिला सशक्तिकरण को इनेबल करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी आज बताई गई है, हमारे जो पैनलिस्ट ने भी बताई, माननीय मंत्री ने भी बताई, वो सारी अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए भी मौजूद हैं। तो और हमारी तरफ से ये कमिटमेंट है, मैं लगभग सभी पैनलिस्ट की तरफ से कह सकता हूँ कि सभी का कमिटमेंट है कि जब तक भारत को अगर सशक्तिकरण बनाना है, विकसित बनाना है, तो उसमें 50% से ज़्यादा जो महिलाएं, उनका योगदान बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग विकसित बनेंगे। तो हमारा पूरा कमिटमेंट रहेगा, प्रयास भी रहेगा इसमें। थैंक यू। एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया का वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट काउंसिल है, उस माध्यम से हम जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर की महिला उद्यमी जो है उनको ग्रोथ लेवल पर ग्रोथ बढ़ाने के हिसाब से और अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत करते हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी उद्यमी यहाँ बैठे हैं, अगर आप अपने घर की एक महिलाओं को उद्यमी बनाए तो मुझे लगता है भारत देश का सही मायने में देखा जाए तो सपना पूरा हो सकता है। Another point I want to just say a few words. Since the director of World Bank is sitting here, and World Bank has supported Indian government to create the RAM fund, and particularly for the empowerment of the MSME sector, I suggest Augustine, particularly for enhance the fund, because 3,000 crore fund is a very small amount for India's MSME. If you can go 30,000 crore, it will be good, because the World Bank's chairman is from India, and you can insist him to provide 30,000 crore. Then we can use this fund for the empowerment of MSME sector, particularly to buy the technology. Thank you. Thank you. So मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यंग महिलाओं से, एंड माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी भी बैठी हैं, कि हर कन्या जो 20 साल की है, चुरू में है, चाहे झुंझुनू में है, चाहे जयपुर में है, अगर उसके पास फिनटेक का आइडिया है, हम अपना एडी जोटी का जोर लगाकर उस लड़की को ग्लोबल फिनटेक प्लेयर बनाना चाहते हैं। So in a manufacturing, that's where I will want to speak. You'll be surprised, in one of our units in Sikkim, majority of our workforce is women. So we clearly see the level of their skills. So we have to just work on their skill development. And they are such, they are able to such easily grasp and learn and implement. ये हमने अपनी आंखों से देखा है. So we must promote, and we are all in for it. Thank you. तो मेरे ख्याल से बहुत सारे पहले से ही वुमेन एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तो है ही देश में। तो जैसे किरण मजूमदार शाह, अमीरा शाह, तो इनको जो भी जितने भी सक्सेसफुल है, उनके स्टोरीज और उनके तरीके को शोकेस करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि बाकी सारे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में लगे रहने की कोशिश करें और इंस्पायर हो जाए। तो मुझे लगता है शोकेस करना है इन लोगों को। मेरा एक सुझाव है उप मुख्यमंत्री जी से, अगर महिलाओं को इंडस्ट्रियल लैंड 50% के डिस्काउंट में दी जाए तो मुझे लगता है राजस्थान में बहुत इंडस्ट्री बढ़ सकती है। Thank you so much. Do we have time? No?
Okay, so जोरदार तालियों से thank you so much to all of you for coming to Rajasthan, writing Rajasthan and sharing your knowledge and sharing this dais. आप सब से कहूंगी कि इनसे मिलिए, ये हैं यहाँ पर और इनसे जुड़िए. Thank you and all the very best. Thank you. आखिरी में एक कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो कल सपना, परसों जो इनागुरेशन टाइम सपना दिखाया था कि हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, तो मित्रों ये चैलेंज लेके सभी साथ में चलते हैं और हमारे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाते हैं आगे. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा और हमारे सभी पैनलिस्ट का. आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मंच के सामने आकर एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ इस पैनल डिस्कशन को समाप्त करते हैं. सभी हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों, अपनी अंतर्दृष्टि हमारे साथ साझा करने का. विशेष रूप से जो महिला स्वामित्व वाले एमएसएमईज हैं उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए, हैंड होल्डिंग की जाए, सरकार की तरफ से जो आस्क उन्होंने यहाँ पर रखे. इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तकनीकी सहयोग, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, इन सभी के लिए हमारे एमएसएमईज के ग्रोथ और इवॉल्वमेंट की तरफ जो आपने हमें गाइड किया उसके लिए पुनः धन्यवाद. एक बार देवी सज्जनों हमारे पैनलिस्ट और हमारे मॉडरेटर के लिए तालियां हो जाएं. धन्यवाद प्रकट करते हुए. थैंक यू. और अब आपको बताना चाहेंगे, वील जस्ट टेक दिस टाइम थोड़ा सा हमारे अगले सत्र की तैयारी की तरफ, पर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे आखिरी सत्र में हमारे साथ होंगे हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी. हमारे वैलेडिक्टरी सेशन में, समापन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि. आगे बढ़ते हुए अब हमारे लघु उद्योगों के आवाज, संगठित आवाज को आमंत्रित करते हैं. हमारे प्रतिनिधि लघु उद्योग भारती से, जो लघु उद्योगों की एक संगठित आवाज है और उन्हें प्रमोट, प्रोजेक्ट और प्रोटेक्ट करती आई है, उनके हितों के बारे में बात करती आई है. इसके साथ साथ लघु उद्योगों को कई तरह की मदद भी प्रदान करती आई है. तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ लघु उद्योग की मन की बात यहाँ पर रखने के लिए श्री घनश्याम ओझा जी को, अखिल भारतीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, जो कि पूर्व में जोधपुर के मेयर भी रह चुके हैं. माँ भारती व भगवान विश्वकर्मा को नमन. आज के इस एमएसएमई कॉन्क्लेव में उपस्थित राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिवा कुमारी जी, आदरणीय प्रेमचंद जी बेरवा साहब, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब, मंत्रिमंडल के अन्य साथीगण, लघु उद्योग भारती के राजस्थान और राजस्थान के बाहर से पधारे हुए अधिकारीगण, सभी सदस्यगण, उद्यमी साथियों, सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने लघु उद्योग भारती को इस एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन करने का जिम्मा दिया और हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने में एक विशेष भूमिका निभाई. मैं हमारी टीम को भी बधाई देता हूं. मैं
लघु उद्योग भारतीय परिवार की ओर से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री बृजलाल जी शर्मा, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले 6 माह से अथक मेहनत करके भारत व विदेशों में अनेक शहरों में अलग अलग तरीके से सम्मेलन करके निवेशकों को राजस्थान की ओर आकर्षित किया। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज ये राजधानी राजस्थान के नाम से 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट ग्लोबल मीट समिट, जिसको हम सफलतम कह सकते हैं, वो आयोजित हुई है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को, उनके अधिकारियों को, सब मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रकार की मेहनत आयोजन के लिए की गई और उसके परिणाम सामने दिख रहे हैं। 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन भी हुए हैं और अभी वर्तमान में भी बहुत से एमओयू पाइपलाइन में भी है, तो यह आंकड़ा और भी आगे बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, पहले भी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट कई बार हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा फर्क लग रहा है, थोड़ा बदलाव लग रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण एक सोच को लेके, एक पॉजिटिव सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी दृढ़ इच्छा है कि जो एमओयू साइन हुए हैं वो प्रत्येक एमओयू धरातल पे उतरे, राजस्थान में निवेश आए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की आपकी सोच है, जिस प्रकार से आपने एक नीति बनाई है, मुझे को लगता है कि किसी न किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रहने वाली है और प्रत्येक एमओयू जो भी हुआ है वो धरती पे, राजस्थान की धरती पे फलीभूत होगा और एक विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करेगा। राजस्थान की वर्तमान इकोनॉमी है वो लगभग $190 बिलियन है और अगले 5 वर्षों में जिस प्रकार का लक्ष्य आप लोगों ने लिया है, इसको डबल करने का लक्ष्य लिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर एमएसएमई को डेवलप किया जाए, एमएसएमई को राइज किया जाए, तो निश्चित रूप से जो 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं वो धरातल में उतरते हैं, तो आपका ये जो डबल का जो आपने जो टारगेट लिया है, ये ट्रिपल या 4 टाइम्स ही हो सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं होती होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसएमई एक विकास की रीढ़ की हड्डी है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान में लगभग 30 लाख के आसपास सभी प्रकार की एमएसएमई, कॉटेज भी है, माइक्रो भी है, स्मॉल भी है, ग्रोसरी का संचालित होती है और लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी दे रही है और जिसका लगभग राजस्थान की इकोनॉमी में 25% से अधिक का कंट्रीब्यूशन भी है। ऐसे अगर एमएसएमई ग्रो होती है तो हमारा जो राजनीतिक राजस्थान है, विकसित राजस्थान है, इस सपना बहुत जल्दी साकार हो सकता है। अभी राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों 9 प्रकार की पॉलिसीज, एमएसएमई पॉलिसी हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, तो निश्चित रूप से जो पॉलिसी आई है बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनी है। पॉलिसी बनने के पहले भी चर्चा की गई, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं ईपर बट लगे हुए हैं। तो मेरा माननीय जितने भी मंत्रीगण विराजमान है उनसे निवेदन रहेगा, सभी अधिकारी विराजमान है उनसे निवेदन रहेगा, कृपया जितने ईपर बट कम लगेंगे, ईपर बट को दूर कर की अड्डा दूर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी के ऊपर बहुत अच्छा काम होगा और जो हम कल्पना कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक निवेश राजस्थान में आ जाएगा। आज हम लोग बहुत ही इस मामले में भाग्यशाली है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा
भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश है, यहाँ लैंड की उपलब्धता बहुत अधिक है, साथ साथ सूर्य देवता की कृपा हम पर है। आज सोलर के राजस्थान सरकार भी प्रयास कर रही है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सोलर का राजस्थान में आ रहा है, लेकिन इसमें जो छोटी बहुत जो प्रॉब्लम्स है, अगर मैं इसमें सभी निवेश करने वाले लोग हैं, एमएसएमई वाले निवेश करने वाले हैं, बड़े लोग निवेश करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार की अगर बंदिश नहीं हो, निवेश हमें करना है, किसी प्रकार की जमीन हम लेके आ रहे हैं, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। अगर सरकार सब बंदिश से हटा दे तो मैं समझता हूं कि अगले 5 वर्षों में राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा और साथ साथ राजस्थान के पड़ोसी देशों को भी राजस्थान बिजली सप्लाई कर सकेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का जो सपना है किसानों को दिन में बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, तो वो काम हम लोग सोलर को डेवलप करके कर सकते हैं, ऐसी हमारी सोच है। राजस्थान धरती माता के पश्चिम कर पाए, अकुत भंडार यहाँ है, सभी प्रकार के मिनरल यह है, वो मिनरल का दोहन हो रहा है, लेकिन अधिकांश मिनरल रॉब के फॉर्म में राजस्थान से बाहर जा रहे हैं। अगर इस प्रकार नीति बनी है, जिस प्रकार चर्चा हुई है, मैं समझता हूं कि उस चर्चा के बाद में जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब सरकार ये सोच रही है कि ये जितने भी मिनरल है उनकी प्रोसेसिंग यहाँ होगी, उनकी वैल्यू एडिशन यहाँ होगी, और ये वैल्यू एडिशन होने के बाद में, प्रोसेसिंग होने के बाद में राजस्थान से बाहर जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे राजस्थान में एक नए रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे और राजस्थान को रेवेन्यू मिलेगा। राजस्थान का में सरकार और निवेशक के बीच में, सरकारी विभागों के बीच में एक क्षेत्रों का काम करना चाहेंगे, जिससे प्रत्येक निवेशक यहाँ आने के बाद में किसी प्रकार का एक इलफील नहीं करे, अच्छे वातावरण में काम करें, उनके किसी भी विभाग में उनके काम नहीं रुके, और जहाँ जहाँ टाइम बाउंड है उसी टाइम लिमिट में उनके काम हो जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार बनाएगी, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। सरकार एक कदम चलेगी, लघु उद्योग भारती के लोग 4 कदम चलेंगे। निश्चित रूप से हम लोग राजस्थान को एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में खड़ा कर पाएंगे। हमारे बहुत से साथी, जैसे कल प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हुआ, राजस्थान के बाहर है, अच्छे पोजीशन में है, उन्होंने बहुत बड़ा निवेश उन्होंने कर रखा है, तो वो हमारे प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर आते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान को एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, राजस्थान का एक नया शेप सामने आएगा। इसके लिए भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, उनको यहाँ लाने आकर्षित करेंगे और इस राजस्थान में उनको जो भूमिका दिलाएंगे कि उनका फर्ज है कि वो कर्म भूमि के साथ साथ अपनी जन्मभूमि की ओर भी आवे और जन्मभूमि के माध्यम यहाँ उद्योग लगावे या निवेश करे, और निवेश करके वो एक राजस्थान को राजीव राजस्थान और विकसित राजस्थान में शो करे। आज हम सब मिलकर इस कल्पना को साकार करेंगे, ये मेरा आप सबसे आह्वान है, आपसे निवेदन भी है। उद्योगों के लिए स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, बिना स्किल लेबर हम न तो एक अच्छा प्रोडक्ट कर सकते हैं, न एक्सपोर्टेबल मटेरियल बना सकते हैं। इसके लिए लघु उद्योग भारती ने पहल की है और भारत का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र हम लोगों ने यहाँ जोधपुर में, राजस्थान में, जयपुर में तैयार किया है और उसका उद्घाटन आज शाम को 3 बजे होने वाला है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें और उसकी कौशल विकास केंद्र को देखें, और जब अगले कुछ समय में वहां से निकलने वाली लेबर अलग अलग उद्योगों में काम करके विकसित राजस्थान में सहयोग करेगी, तो एक उसका नया रूप देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। एक बार पुनः मैं लघु उद्योग भारती परिवार की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, और विशेष करके हमारे मुख्यमंत्री जी का और राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों का भी, मैं अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने लघु उद्योग भारती को ऐसा मौका दिया। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय उद्योग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आमंत्रित हैं श्री प्रकाश चंद्र जी, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री। दिव्य सज्जनों, इनके प्रयत्नों के कारण
आज इस संगठन का आउटरीच और सदस्यता का विस्तार हुआ है। उनके प्रयत्नों के कारण लघु उद्योग भारती आज देश भर में 800 से ज्यादा शाखाओं के साथ और 400 से ज्यादा जिलों में 60,000 से ज्यादा उद्यमी इनके सदस्य हैं और पूरा जीवन इनका समाज कल्याण की तरफ समर्पित रहा है। आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट समिट के तीसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव में कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम बेरवा जी, अन्य उपस्थित सभी मंत्री महानुभाव, विधायक महानुभाव, अधिकारी महानुभाव, विशिष्ट आमंत्रित महानुभाव, राजस्थान के सभी जिलों और लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों से पधारे हुए सभी उद्यमी भाइयों बहनों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा देश का राज्य है। हमारे प्रांत के बहुत बड़ी संख्या में ऐसे उद्यमी बंधु हैं जो देश भर का सामान्य तो कोई प्रांत नहीं है, बल्कि कोई जिला नहीं है जहां पर राजस्थान के उद्यमी राजस्थान से बाहर जाकर के सफलतापूर्वक अपना वहां पर उद्यम चला रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रांतों की रोजगार सृजन में या वहां के राजस्व सृजन में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। कुछ समस्याएं थी यहां की, जिसके कारण से राजस्थान को औद्योगिक क्षेत्र में जितना विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए देश में, सारी कमियों को दूर करके और अभी जो प्रयत्न चला है, राजस्थान में बहुत संभावनाएं क्षमता से सूर्य की किरणें विशेष तौर से पश्चिम राजस्थान में उनको उपलब्ध होती है और हमारा सौभाग्य है कि वहां पर हम एक तरह से सोलार के रूप में जो आज की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता हर घर को आज है, बाकी सारे विविध प्रकार के उपक्रम इंडस्ट्री वगैरह सभी को आवश्यकता है। सोलार की दृष्टि से पूरे देश भर में प्रमुख रूप से विशेष तौर से हमारे राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में जो प्रयत्न चले हैं आज भी और आने वाले वर्षों में और भी, एक बड़ा पूरे देश भर में स्थान हमारे प्रांत का उसमें बनने वाला है। किसी भी प्रांतों को, देश को औद्योगिक दृष्टि से अगर आगे बढ़ना है, हमारे देश को तो सौभाग्य प्राप्त है कि हम सदियों तक उद्यमिता के क्षेत्र में पूरी दुनिया का हमने नेतृत्व किया और उसका आधार था, गीता जयंती है और योगेश्वर कृष्ण जी ने जो एक सूत्र दिया था कर्म करने का,
जब बिजली नहीं थी, जब चिमनी नहीं थी, मशीनें नहीं थी, तब भी कठोर परिश्रम के द्वारा हजारों वर्षों तक दुनिया का उद्यमिता के क्षेत्र में उस समय की दुनिया की जितनी आवश्यकताएं थी, बनने के लिए कपड़ा होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के लोहे के औजारों की आवश्यकता होगी, स्वादिष्ट भोजन के लिए मसाले की जरूरत हो गई, औषधि की जरूरत होगी, सुगंधित द्रव्यों की जरूरत होगी, हैंडीक्राफ्ट के सामान की जरूरत होगी। सीमित आवश्यकताओं को हजारों वर्षों तक संपूर्ण दुनिया में हमारे देश के, हमारे पूर्वजों ने उन सारी आवश्यकताओं को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के द्वारा सारी दुनिया को उपलब्ध करवा करके उससे प्राप्त जो भी परिवर्तनीय मुद्रा के रूप में जो भी सोना चांदी उस समय प्रचलित था, वह प्रवाह सामान बन करके जाता था और सोना चांदी आता था। यह जो क्रम चला, उसी के कारण से पूरी दुनिया ने हमारा एक नाम दिया, भारत सोने की चिड़िया है। वही समृद्धि अभिशाप बनी, सामाजिक कुछ व्यवस्था में दोष आए उसके कारण से। लेकिन आज के परिवेश में भी अगर हमको आगे जाना है, जिसके लिए प्रयत्न चला है, यह समिट भी उसी क्रम में है। एक नेता, नियत, नीति और नियत, नेता के नाते देश में भी प्रदेश में भी एक अच्छी संवेदनशील मन लेकर के हमारे यहां पर भी एक वर्ष का हमारा अनुभव है। हमारे मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम, हमारे उद्योग मंत्री जी ने भी अभी संबोधन दिया। लगातार एक वर्ष में जितने भी प्रश्न आए, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आई, उद्योगों से संबंध में 5 बार उन्होंने बताया कि औपचारिक रूप से मिलना हुआ, लेकिन अनौपचारिक रूप से और भी अनेक अवसरों पर मिलना हुआ। एक अच्छा संवेदनशील मन लेकर के उन सबके समाधान के लिए त्वरित प्रयत्न हुए। एक अच्छा मन है। नीति की दृष्टि से हम सब जानते हैं, अभी जो हमारी एमएसएमई पॉलिसी से लेकर के बाकी सारे भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों का राजस्थान सरकार ने सबके सामने उपस्थित किया है, सबके परामर्श से और उसमें आवश्यक संशोधन करने की भी मानसिकता से जिस प्रकार का प्रयत्न चला है, नीति निर्माण में जो भी संबंधित पक्ष है उन सबको ध्यान में रख करके उनसे परामर्श लेकर के जब शासन प्रशासन के द्वारा प्रयत्न चलता है, तो निश्चित रूप से वह पक्ष सब एकजुट होकर के साथ में जुड़ करके उस सारे प्रयत्न को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होते हैं। नियत सबसे बड़ा प्रश्न है। आज तक जो राजस्थान के संदर्भ में भी जो बाहर धारणा थी, अनेक प्रदेशों में जाना होता है, वहां सब जगह जब प्रश्न आता है, राजस्थान से बाहर आए 50 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए, यहाँ पर बहुत अच्छे सफल उद्यमी हैं, राजस्थान में क्यों नहीं आते? तो नियत के कुछ प्रश्न थे। मुझे लगता है कि अभी जो प्रयत्न चला है आगे बढ़ रहा है, जिस संवेदनशीलता के साथ बढ़ रहा है, जनप्रतिनिधि सरकार का भी और प्रशासन का भी जिस प्रकार की मानसिकता है, उस मानसिकता के कारण से और ये लगातार चलने वाला प्रयत्न, मिलना जुलना, अनौपचारिक रूप से बैठना, आने वाली समस्याओं के समाधान को उद्यमी हमारे ही बंधु हैं, हमारे ही अपने हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ा योगदान देते हैं। रोजगार सृजन अपने देश की नहीं पूरी दुनिया की समस्या है। छोटे उद्यमियों का बहुत बड़ा योगदान है रोजगार सृजन में, पूरी दुनिया मानती है, जानती। रेवेन्यू जनरेशन सबको चाहिए, सरकार को भी भिन्न भिन्न प्रकार की कल्याणकारी विकास की जितनी योजनाएं हैं उन सबको पूरा करने के लिए राजस्व वृद्धि की आवश्यकता होती है। हर वर्ष टारगेट बढ़ते चले जाते हैं। छोटे उद्यमियों का जो नीचे तक फैला हुआ व्याप विस्तार है, इसको अगर पुष्ट किया जाए, इसको समृद्ध किया जाए, इसको मजबूत किया जाए, तो निश्चित रूप से रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा सरकार को भी उसका लाभ होने वाला है। जिन जिन सरकारों ने इस प्रयत्न को आगे बढ़ाया, आज वो बहुत आगे बढ़े हैं, आगे दिख रहे हैं। राजस्थान भी इस सारे प्रयत्न में, और यह जो सारा आयोजन हुआ है, तीसरे
दिन का ये जो एक तरह से अंतिम सत्र है, इन 3 दिनों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विषय है उन सबके ऊपर विचार विमर्श और उसके द्वारा जो सबको एक दिशा मिली है, प्रेरणा मिली है, कहीं ना कहीं संकल्प जागृत हुआ है, उसके कारण से मुझे लगता है आने वाले समय में जब भी बात होगी तो केवल भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान अग्रणी है ऐसा नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी एक औद्योगिक पटल में भी देश में एक अग्रणी राजस्थान जो बाहर पूरे देश भर में हमारे सफल उद्यमी हैं, अपने प्रांत में भी आकर के एक उद्यमिता के विस्तार में विकास में योगदान देकर के राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से एक अग्रणी राज्य के नाते और हम सब मिलकर के उनसे भी सहयोग लेकर के शासन प्रशासन सरकार सभी इस प्रयत्न को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में जब भी कभी विचार होगा, मूल्यांकन होगा, तो ये जो संभावनाएं हैं हमारे प्रांत में उसके आधार पर एक अग्रणी विकसित औद्योगिक राज्य जिस नाते हमारे राजस्थान की का नाम आएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मुझे अवसर दिया, अपनी कुछ बात आपके सामने रखते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लघु उद्योग के पक्ष को रखने का और लघु उद्योग और सरकार की साझेदारी के साथ जो संभावनाएं हैं उन पर प्रकाश डालने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दिव्य सज्जनों, अब एमएसएमईज के लिए विशेष रूप से उनका फिस्कल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और विमेन एम्पावरमेंट जो एक मुद्दा रखा गया हमारे डिस्कशंस में, उसकी तरफ आमंत्रित करते हैं एक स्पेशल एड्रेस from Mr. Auguste Tano Kwame, who's the World Bank Country Director in India, where he oversees the strategic initiatives and the partnerships to drive sustainable development. With a very distinguished career in international finance and economic development, he has been instrumental in supporting projects that have empowered businesses to thrive. Under his leadership, the World Bank is actively involved in the RAMP project, that's Raising and Accelerating MSME Performance initiative in India, which is aimed at bolstering the resilience and the market competitiveness of MSMEs. We have Mr. Auguste Tano Kwame addressing us now. Thank you very much, ma'am. Honorable Chief हम स्वागत करते हैं हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी, सभी का स्वागत। सज्जनों, हमारे समापन सत्र के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ, हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री। Now, once again, I hand the stage back to Mr. Auguste Tano Kwame, the World Bank Country Director in India. Thank you very much. Honorable Chief Minister Rajanlal Sharma ji, Honorable Deputy Chief Ministers Diya Kumari ji and Prem Chand Bairaj ji, Honorable Union Ministers, Honorable Ministers of the Government of Rajasthan, Honorable guests, all protocol observed. It is a real honor to be here today, and it is with a great pleasure that I share with you the greetings of the President of the World Bank, Mr. Ajay Banga, who would have loved to be here if he could, if he didn't have other commitments, but I'm sure he will look forward to visiting you whenever he can. The Honorable Prime Minister of India has set very ambitious goals for the country. India wants to become a high-income country by 2047. The Viksit Bharat is a dream that we all share and that we all will want to contribute to.
And Viksit Rajasthan will be a big contributor to Viksit Bharat. There are few states in India who have a chance to grow at double digit consistently between now and 2047. Rajasthan is one of them because of the potentials that it has, because of the connecting abilities it has. And if India is going to achieve the goal of Viksit Bharat, MSMEs will also need to play a big role. They are already playing an important role, contributing to 30% of GDP, 40 to 50% of exports for the nation, creating jobs. MSMEs together represent the second biggest job creators after agriculture and will soon become the first job creator with more than 200 million jobs across the country. MSMEs are leveraging India's demographic dividends. MSMEs are creating opportunities for women, and MSMEs are the biggest consumers of technology. And it is really apt to have this conclave today where we are focusing on MSMEs and technology. Oftentimes we hear that MSMEs are not using technology enough. But we should also say that MSMEs are the biggest demander and the biggest consumers of technology if they could, because they are young, they are fit for purpose for tomorrow, they're created by young people who want to use technology, and all they're waiting for is an enabling environment to do that. So at the World Bank, we have looked at what it will take for MSMEs to leverage technology and be leveraged by technology to grow themselves and become large companies. Well, there are about 4 constraints that we came up with. The first one is lack of awareness. Many SMEs are not aware of the technologies that are out there. And the government of India is doing a lot to help with that. There are a number of programs which I will mention in a few minutes to help with that. The second constraint is the financial constraints. MSMEs would like to have access to finance, especially to buy new technologies and invest in new technologies. And we are